नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 105 के जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चल रहे हैं उसके पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले BHIC 105 के क्वेश्चन आंसर की सीरीज का भाग 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जहां हमने 2 प्रश्नों को पढ़ा था। आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जान लेते हैं कि आज की क्लास में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर हम इन आंसरों की बात करेंगे। पूरे आंसर की PDF है, आप घबराइए नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से आंसर समझाया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हमें आज की क्लास में करने हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने जो 2 क्वेश्चन करे थे वो क्वेश्चन ये थे कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में जीवनियों और चरित्र का क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन हमने यह वाला भी कर लिया था लास्ट क्लास में कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में राज्य और सामंती व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी और उनकी आलोचनाएं क्या थीं। तीसरा क्वेश्चन आज हम करेंगे कि भाई प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की मंदिर वास्तुकला कैसी थी। तो यानी कि जो इंडिया में 7th सेंचुरी से लेकर और लगभग 15th सेंचुरी तक का इतिहास था, उसमें मंदिरों की क्या विशेषताएं थीं, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो देखो भाई, जब हम मध्ययुगीन काल के मंदिरों की बात करते हैं तो इस दौरान मध्ययुगीन काल के जो मंदिर हैं वो 3 शैली यहाँ पर आई थी। यानी कि अगर आप मध्ययुगीन काल की वास्तुकला पढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है मध्ययुगीन काल में जो मंदिर वास्तुकला थी उसकी क्या विशेषताएं थी, तो ये विशेषताएं ये थी कि इस काल में यानी कि 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो इस दौरान जो जो भी साम्राज्य ने भारत में शासन किया, जिन जिन राजाओं ने भी भारत में शासन किया, उन्होंने हर क्षेत्र में अपने धार्मिक विचारों को भी बढ़ावा दिया। इस काल में मंदिरों की जो शैली आई थी वो 3 शैलियाँ आई थी। एक थी नागर शैली, एक थी द्रविड़ शैली और एक थी वेसर शैली। यानी कि मध्यकालीन भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियों का उदय हुआ? 3 शैलियों का उदय हुआ। एक थी नागर शैली, एक थी द्रविड़ शैली और एक थी वेसर शैली। यहाँ हम तीनों ही शैलियों की विशेषताओं को लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। देखिए, जो ये आंसर हैं बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, हम ये बात कर रहे हैं नागर शैली की क्या विशेषताएं हैं, द्रविड़ शैली की क्या विशेषताएं हैं, या वैसर शैली की क्या विशेषताएं हैं। तो चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए तब भी आंसर यही होगा, चाहे क्वेश्चन ये आ जाए कि मध्ययुगीन काल में मंदिर वास्तुकला पर लेख लिखिए, तब भी आंसर यही होगा। तो देखो, जब आप नागर शैली की बात करते हो तो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो चौकोर आकार के होते हैं। पहली विशेषता इसकी ये है। एक किताब है जिसका नाम है अपराजित प्रक्ष। तो अपराजित प्रक्ष नाम के ग्रंथ में बताया गया है कि जो नागर शैली है ना, इसे मध्य देश की शैली कहा जाता है। खास तौर पर अगर नागर शैली की बात करो तो ये नॉर्थ इंडिया में प्रचलित थी, और इसके साथ साथ इस शैली के जो मंदिर हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। यानी कि ऊंचाई वाले शिखर होंगे जिन्हें रखा या विमान भी कहा जाता है। अगर आपको नागर शैली के मंदिर देखने हैं तो आप खजुराहो का मंदिर देख सकते हैं। तो अगर आप खजुराहो का मंदिर देखेंगे तो ये नागर शैली का सबसे ज़बरदस्त उदाहरण है। उसकी इसमें बड़ी ज़बरदस्त मूर्तिकला होती है और बहुत अच्छी सजावट होती है। तो नागर शैली की अगर हम बात करें तो इसमें मंदिर चौकोर आकार के होते हैं। यह शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। इसे मध्य देश की शैली भी कहा जाता है। इस शैली के मंदिर की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है, इनके ऊंचाई वाले शिखर होते हैं जिन्हें रखा और विमान भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, खजुराहो का जो मंदिर है ये नागर शैली का सबसे ज़बरदस्त उदाहरण है। अब हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं अष्टकोणीय होते हैं, यानी कि 8 भुजाओं वाले होते हैं, और ये दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख शैलियों में से एक है। इस शैली के मंदिर की खासियत यह है कि इनमें बड़े बड़े गोपुरम का निर्माण करवाया जाता है जो कि प्रवेश द्वार की तरह होते हैं। अगर आपको इस शैली का एग्जाम्पल देखना है तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है और तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है। ये द्रविड़ शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बड़े बड़े प्रांगण होते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्तियां बनाई जाती हैं, बहुत सारी नक्काशियाँ भी की जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेसर शैली की। बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं अर्धगोलाकार होते हैं। यह शैली मुख्यतः दक्कन के क्षेत्रों में विकसित हुई है, महाराष्ट्र के आसपास। इसे नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। इस शैली की विशेषता यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर अलंकरण यानी कि इसे सजाया जाता है। कर्नाटक में बेलूर और हलेबीडु में होयसालेश्वर मंदिर इस शैली के उदाहरण हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर बहुत बारीकी से कार्य किया जाता है और बहुत बारीकी से ही मूर्तियों को सजाया जाता है। तो इस काल की अगर मंदिर वास्तुकला की बात करोगे तो ना सिर्फ ये धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही हैं। इन मंदिरों की संरचना से हमें उस समय के राजनीतिक दबदबे
अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि मंदिर उस समय सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं थे बल्कि सामाजिक वर्चस्व को भी दिखाते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मध्य युग की मंदिर वास्तुकला पर नोट लिखिए, तो आपको 3 हेडिंग बनानी है, एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और एक बेसर शैली। आशा है अगर ये क्वेश्चन आया पेपर में तो अब आप कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा था। तो जब आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो देखो, ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन करने हैं और एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो जो बड़े वाले क्वेश्चन है 20-20 नंबर वाले, मैं आपको यही सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पर जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन है मैं ये छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि बेमतलब में PDF जो है वो बड़ी हो जाएगी और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। हमें करने टोटल 5 ही क्वेश्चन है। अब जिस क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं वो क्वेश्चन ये है कि भाई जो मध्यकाल है, क्योंकि चैप्टर ही हमारी बुक है वही मध्यकाल से संबंधित है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन मध्यकाल से ही पूछेगा। तो प्रारंभिक मध्यकाल जो था भारत का, इसमें सामंतवाद पर बड़ी बहस होती है। तो सामंतवाद पर जो बहस है वो किस चीज़ को लेकर है, इसकी आलोचना कीजिए। तो सामंतवाद क्या होता है, इसको लेकर आलोचना क्यों ही, आइए चलिए इस आंसर को जानते हैं। तो देखो, जब हम सामंतवाद की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो सामंती प्रथा को समझ लेते हैं, सामंतवादी है क्या। तो देखो, मैं ये मान के चल ले रहा हूँ ये क्या है, देश है और इसका ये राजा है जो सेंट्रल से सरकार चला रहा है। लेकिन अब बात ये है कि जो यहाँ वाले क्षेत्र हैं, 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 इन क्षेत्रों पर शासन करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ सरदारों को रखेगा, यानी कुछ लोगों को रखेगा। जैसे सपोज दैट इस क्षेत्र पर एक बंदे को रख दिया जिसका नाम ए है, तो अब इस एरिया का पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया, ए के पास चला गया। अब ये ए है ना, इसी को सामंत कहेंगे और इस एरिया पर पूरा कंट्रोल इसका होगा। इसकी अपनी सेनाएं होंगी, अपने किले भी होंगे। लेकिन जब इस राजा का युद्ध होगा तो ये सारे बंदे इसकी सहायता करेंगे। यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से मैं और अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। तो देखा जाए अगर, तो मान लो ये एक पूरी पूरी सत्ता है, इसका एक राजा है यहाँ पर, ठीक है, और इस सत्ता में ये इतने सारे लोग भागीदार हैं। ये जो लोग भागीदार हैं यही लोग कौन है, सामंती हैं। और इन सामंतियों का अपने अपने एरिया में क्या है, कंट्रोल है। ये यहाँ के किसानों से करों की वसूली करेंगे, राजा को साल में एक बार भेंट भी दिया करेंगे, राजा का अगर युद्ध होगा तो उसे सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये व्यवस्था ना यूरोप से ली गई है। वैसे तो भारत में सामंती व्यवस्था थी ही नहीं, लेकिन इसी चीज़ पर बहस है कि भारत में सामंती व्यवस्था थी क्योंकि ये व्यवस्था तो यूरोप में थी, हमारे यहाँ तो जमींदारी प्रथा चलती थी। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि भाई सामंती व्यवस्था तो यूरोप में थी, तो ऐसे में भारत में सामंती व्यवस्था पर क्या बहस होती है, इस बहस को बताओ। तो क्वेश्चन समझ में अब आप आ गया, सामंतीवाद भी आपको समझ में आ गया। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जब आप सामंतवाद के बारे में बहस करोगे तो बहस का मुद्दा यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं क्या 600 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में सामंतवाद था भारत में, क्योंकि ये तो यूरोप की व्यवस्था है, ये तो यूरोप में था। अब आओ हम देखते हैं कि इस बहस में कौन कौन है। तो देखो, तो सबसे पहले सामंतवाद को आप डिफाइन करोगे कि भाई सामंतवाद क्या है, एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है जिसमें भूमि का स्वामित्व और उत्पादन संबंधी सारे अधिकार जो स्थानीय सरदार होंगे उनके हाथों में होगा, जो मैंने जैसे समझाया अभी आपको। ये सारे सरदार राजाओं के प्रति वफादार होंगे, बदले में भूमि और सुरक्षा प्रदान करेंगे, यानी कि युद्ध वगैरह होगा तो ये भी लड़ने जाएंगे। लेकिन ये जो सामंतवाद है ये यूरोपियन देन है, यानी कि यूरोप में चलता था ये व्यवस्था। लेकिन कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं भारत में भी व्यवस्था चलती थी, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं नहीं भारत में व्यवस्था थी नहीं, भारत में तो जमींदारी प्रथा थी, राजा ही कंट्रोल करता था। तो क्या भारत में सामंतवाद था, इसके बारे में बहुत बड़ा नाम है राम शरण शर्मा जी का। आर एस शर्मा इनकी NCERT भी थी पहले, ओल्ड NCERT अगर आप पढ़ते हो तो राम शरण शर्मा जी की पढ़ोगे। तो राम शरण शर्मा एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन हैं। इन्होंने ये दावा किया कि भी भारत में सामंतवाद था, जिसे इंडियन फ्यूडलिज्म कहा जाता था। सामंतवाद को इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं। इनके अनुसार इस काल में जो कृषि व्यवस्था थी, भूमि के जो व्यक्तिगत स्वामित्व थे, इसने पूरी तरीके से ग्रामीण समाज को सामंतवाद में बदल दिया। यानी कि राम शरण शर्मा जी का ये कहना है कि भाई सामंती प्रथा भारत में थी, बस थोड़े से इसमें चेंज थे। और इन्होंने कहा इस व्यवस्था से राजस्व व्यवस्था में, राजस्व मतलब क्या होता है, टैक्स, इसमें ये परिवर्तन किया गया। सारी जो शक्तियां थी उन्हीं सरदारों के पास थी, उन्हीं प्रभुओं के पास थी। इस काल में ब्राह्मणों को अनुदान भी दिया जाता था। कह रहा है 600 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व के बीच में, ईस्वी के बीच में राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान दिए जाते थे। और जब भूमिदान जिस भी ब्राह्मणों को दिया जाता था उसके पास सारे सारे अधिकार चले जाते थे। जैसे आप गुप्त काल के बाद पढ़ो या गुप्त काल में पढ़ो तो बड़े पैमाने पर जो है भूमिदान दिया जाता था। इस भूमि के टुकड़े को अग्रहार कहा जाता था। तो जिस भी बंदे को भूमिदान दिया जाता था सारे सारे अधिकार उसी के पास चले जाते थे।
यानी कि राजा का अब उस जगह पर कोई भी अधिकार नहीं होता था, राजा के अधिकार भी वहाँ पर नहीं जाते थे। जिस व्यक्ति को भी भूमि दान दिया जाएगा उसका पूरी तरीके से कंट्रोल वहाँ पर हो जाएगा। तो अब ये व्यवस्था तो ये कहती है भारत में सामंतवाद नहीं है। रामशरण शर्मा जी कह रहे हैं सामंतवाद है, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं, भारत में तो भूमि दान दिया जाता था और जिस बंदे को भूमि दान दिया जाता था उस बंदे के हाथ में कंट्रोल हो जाता था। कुछ इतिहासकार जैसे हरबंश मुखिया ये कहते हैं भारतीय परिस्थितियों में अगर सामंतवाद था भी तो वो क्या था, यूरोप से अलग था। उनका ये मानना है कि भारतीय संदर्भ में जो उत्पादन के साधन है उस पर जो मालिकाना हक है पूरी तरीके से सरदारों के हाथ में नहीं था जैसा कि यूरोप में था। तो यूरोप में पूरी तरीके से मालिकाना हक किसके पास था, सामंतों के पास था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में यूरोप से थोड़ा सा अलग सामंतवाद था। अब आप इसकी आलोचना कर दो, तो यानी कि आप पहली बात तो सामंतवाद समझा दोगे आप कि भाई सामंतवाद में क्या है, केंद्रीय सत्ता तो राजा के पास रहेगी, स्थानीय सत्ता सरदारों के पास रहेगी। लेकिन ये व्यवस्था तो यूरोप में थी, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन रामशरण शर्मा जी कह रहे हैं कि भारत में ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो भूमि दान दिया जाता था और सारी सारी सत्ता राजा के पास ही होती थी और जो स्थानीय प्रभु है उनके पास इतनी सत्ता नहीं होती थी। तो अब अगर भारत में इनकी आलोचना करोगे तो कैसे होगी आलोचना, तो देखो भारत एक विविधताओं वाला देश है। पूरे के पूरे देश में एक जैसा ढांचा तो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत सारे राजा अलग अलग तरीके से शासन कर रहे थे। और अगर आप ये कहो कि पूरे के पूरे क्षेत्र में एक जैसी कोई शासन प्रणाली लागू हो सकती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता था उस समय। जैसे दक्षिण में अगर हम देखें तो चालुक्यों का बहुत बड़ा शासन चलता था, पल्लवों की व्यवस्था चलती थी, तो ये तो सामंतवाद जैसी नहीं थी। यानी कि दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पांड्य वंश के राजा थे, पल्लव वंश के राजा थे। ये सारी व्यवस्था सामंतवाद के जैसी तो नहीं थी बिल्कुल भी। भारत के नेतृत्व में केंद्रीय शक्तियों का महत्व था, यानी कि राजा पूरी तरीके से कंट्रोल को रखता था। तो ऐसे में भारत में सामंतवाद कैसे हो सकता है, ये भी आलोचना कर सकते हो। बहुत सी किताबों में, बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्यों में भी लिखा है कि भारत में सामंतवाद नहीं था बल्कि यूरोप में था। तो निष्कर्ष लिख देना, भारत में सामंतवाद की बहस का निष्कर्ष ये है कि कुछ तत्व तो ऐसे लगते हैं कि भारत में सामंतवादी व्यवस्था थी, लेकिन हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि भाई ये यूरोप के जैसा ही था। तो जो प्रॉपर सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म था, वो यूरोप में था। भारत में तो जमींदारी प्रथा चलती थी। भारत में छोटे छोटे राजाओं और सरदारों का शासन चलता था, जो कि सामंतवाद से पूरी तरीके से क्या था, अलग था। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सारे के सारे आंसर चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में विज्ञान और तकनीकी पर नोट लिखिए। यानी कि भारत का जो मध्यकाल है इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ और किस तरीके की साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास यहाँ पर हुआ है। तो देखिए, जब हम यहाँ पर मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, यानी कि सन 600 से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान विज्ञान और तकनीक का विकास कैसे हुआ, किन किन चीज़ों का विकास हुआ, इस चीज़ पर ध्यान दें। तो हम ये देखेंगे कि भारत में खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। तो देखो, इस समय की बात करें तो आपको पता ही होगा कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिन्हें हम आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं, और ऐसे एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। तो आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में खगोल विज्ञान और गणित के बारे में लिखा, जो कि इस काल की बहुत बड़ी विशेषता थी। हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक मध्यकाल में विज्ञान और तकनीक ने किस प्रकार से अपना बढ़ावा किया, किस प्रकार से उसने आने वाली सदियों में अपना योगदान दिया। तो 6वीं से 12वीं सदी के दौरान बड़े पैमाने पर गणित क्षेत्र में विकास हुआ, जहां आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने अपना योगदान दिया। उन्होंने पृथ्वी के गोलाकार और उसकी परिक्रमा का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रयोग और नकारात्मक संख्याओं की अवधारणा का विस्तार किया। उन्होंने ज्यामिति, त्रिकोणमिति और अंकगणित में भी अपना योगदान दिया। इसी तरह भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय का योगदान था। भास्कर प्रथम ने गणित और खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट के कार्यों को और बढ़ावा दिया। भास्कर द्वितीय, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्हें भास्कराचार्य भी कहा जाता था, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा था, जिसमें लीलावती और बीजगणित पर गहन अध्ययन शामिल है। यानी कि इन्होंने भी गणित में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो सुश्रुत और चरक के बारे में कौन नहीं जानता। तो सुश्रुत और चरक के कार्य प्रारंभिक काल के थे, लेकिन चिकित्सा सिद्धांत में उनका जो योगदान है इस दौरान, वो आज भी याद किया जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा के सिद्धांतों को भी स्थापित किया था। अब इसी तरीके से हमारे यहाँ जो वैद्य परंपरा चलती है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत भी यहीं से हुई। जड़ी बूटी और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का विकास किया गया। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात करें इस दौरान, तो भारत में लोहे का प्रसंस्करण शुरू हुआ। इस्पात निर्माण की तकनीकें शुरू हुई, यानी कि आयरन स्टील बनने शुरू हो चुकी थी उस दौरान ही। दिल्ली में लौह स्तंभ इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है।
जो कि उस समय के विज्ञान की प्रगति को दर्शाता है। इस काल में वाटर मैनेजमेंट के लिए तालाब और बांध प्रणाली का भी विकास हुआ, सिंचाई के लिए कुएं बनाए गए, जलाशयों का प्रयोग हुआ। वास्तुकला में मंदिर निर्माण में आप देख सकते हैं, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी था कि द्रविड़, नागर और बेसर शैलियों का विकास हुआ। चोल राजाओं ने, पल्लव राजाओं ने, चालुक्य राजाओं ने बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण करवाया। इन मंदिरों को देखकर आपको उस समय की कला विज्ञान के बारे में पता चल सकता है कि कितनी जबरदस्त तरीके से डिजाइन बनाया गया था। शिल्प कला की गई थी, इंजीनियरिंग की गई थी, पत्थरों की कटाई की गई थी। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में विज्ञान और तकनीकी ने न केवल आधारित सिद्धांतों का विकास किया, बल्कि व्यवहारिक सिद्धांतों का भी विकास किया। यह काल वास्तव में भारतीय विद्वानों और तकनीशियनों का काल था, जिन्होंने आज आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मध्यकालीन युग में विज्ञान और तकनीकी ने कैसे विकास किया, तो सबसे पहले आप किसके बारे में बताओगे? आर्यभट्ट जी के बारे में बताओगे, ब्रह्मगुप्त जी के बारे में बताओगे, भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय के बारे में बताओगे, सुश्रुत और चरक संहिता के बारे में बताओगे, आयुर्वेद के बारे में बताओगे, लौह और धातु विज्ञान के बारे में बताओगे, मंदिरों के निर्माण के बारे में बताओगे, फिर एक निष्कर्ष लिख देंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में क्षेत्रीय भाषाओं के उदय की सामाजिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। फिर टिप्पणी वाला क्वेश्चन, और टिप्पणी वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि हमें टोटल 5 क्वेश्चन ही करने हैं। फिर भी हम 6 क्वेश्चन करने हैं, टिप्पणी वाला क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। कह रहा है प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में क्षेत्रीय भाषाओं का उदय कैसे हुआ। तो देखो, अगर हम प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो सुनो, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हम भारत में प्राचीन इतिहास की बात करें तो भारत में पहले क्या चलती थी? संस्कृत भाषा चलती थी। फिर धीरे धीरे करके क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। तो ये क्षेत्रीय विकास भाषाओं का विकास कैसे हुआ? यानी कि पहले तो संस्कृत का दबदबा था, अब संस्कृत के बाद क्षेत्रीय भाषाएं कैसे आ गई? तो देखो, इसमें बहुत सारे कारक एक साथ काम करते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की भाषा जब बदलती है, जब वहाँ के राजा बदलते हैं या फिर बाहरी लोग आकर उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब बाहरी लोग कहीं आते हैं तो साथ में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को भी लेकर आते हैं। ऐसे में उस क्षेत्र की भाषा और संस्कृति पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे ही भारत में हुआ। भारत में पहले क्या था? ब्राह्मणीय परंपराएं चलती थी, संस्कृत भाषा का दबदबा था। लेकिन मध्यकाल में ये भाषा का दबदबा टूट गया। क्यों टूटा? सुनो, गुप्त काल का पतन हो गया। गुप्त काल के पतन के बाद अर्थव्यवस्था में चेंज हो गया, उद्योगों में विकास आ गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर व्यापार होने लगे, अलग अलग क्षेत्रों से संपर्क होने लगा, अलग अलग क्षेत्रों के संपर्क से संस्कृतियां बढ़ने लगी, और इसी वजह से भाषाओं का विकास होना शुरू हुआ। भाई देखो, व्यापारिक गतिविधियां जब होंगी तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर जाएगा, और जब वापस आएगा तो दूसरी क्षेत्र की संस्कृति और भाषा को लेकर भी आएगा। इस तरीके से नई नई भाषाओं का विकास होगा, और इस तरीके से प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का उदय होना शुरू हो चुका था। मध्यकाल की एक विशेषता ये थी कि संस्कृत साहित्य की गुणवत्ता में लगातार कमी आ रही थी, और आगे चलकर संस्कृत साहित्य की जगह फारसी भाषा ने भी ले ली। जब इस्लामिक शासन हमारे ऊपर चालू हो गया तो बड़े पैमाने पर फारसी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। 13वीं सेंचुरी में जब तुर्किश लोगों ने नॉर्थ इंडिया पर विजय प्राप्त कर ली, तो भारत में जो राजपूत ब्राह्मणों का गठबंधन चलता था वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। परिणाम ये हुआ कि भाई ब्राह्मणों का प्रभाव कम हो गया, उच्च जाति का दबदबा कम हो गया, और संस्कृत भाषा को भी इसके लिए झटका मिला, और नई नई भाषाएं सामने आ गई। इसके अलावा कुछ और भी कारण थे। समाज परिवर्तन हो रहा था। पहले समाज जनजातीय यानी कि आदिवासी तरीके से रहता था। अब क्या हुआ? ये जनजातीय समाज डेवलप्ड हो गया। अब जब ये डेवलप्ड हो गया तो नई नई संरचनाएं उभरी, और आसपास की नई संस्कृति से ये लोग विकसित हो गए। भाई सिंपल सी बात है, जब हम लोग मान लो गांव में रहते हैं तो हम गांव की भाषा बोलते होंगे, जिस गांव में भी हम रहते होंगे। लेकिन जब हम शहर में आएंगे तो हमारी जो टोन है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। हम अपनी भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, और ऐसे करके नई नई भाषाओं का विकास होगा। और मध्यकाल में यही हुआ। जहाँ पहले संस्कृत भाषा का दबदबा था, उसकी जगह फारसी भाषा ले रही है, आगे उर्दू भाषा लेगी। नई नई जो क्षेत्रीय भाषाएं, अपभ्रंश भाषाएं, उनका ही विकास होगा। जो जटिल संस्कृत थी उसकी जगह आसान संस्कृत भाषा लेने लग जाएगी। कृषि और व्यापार का विकास होगा। व्यापार का विकास होगा तो बाजारों का विकास होगा, बाजार का विकास होगा, शहरों का विकास होगा, लोग आपस में मिलेंगे और नई नई भाषाओं का प्रचार करेंगे। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव होगा। अलग अलग वर्ग और जातियों के बीच में बातचीत शुरू होगी। बातचीत शुरू होगी तो नई नई भाषाओं का भी सीखा जाएगा। और इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी भक्ति आंदोलन। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। बड़े पैमाने पर अलवारों ने, दक्षिण भारत में नयनारों ने, नामदेव ने, शंकराचार्य ने, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के भक्ति जो आंदोलन हुए, नए नए भक्ति गीतों की रचनाएं की गई,
और इसके लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं में गीत गाए गए और इस तरीके से क्षेत्रीय भाषाओं का उदय होना शुरू हो गया। इस्लामिक प्रभाव भी पड़ा, इस टाइम पे इस्लामिक संस्कृति पड़ी, उसकी भाषाएं आई, नए नए शब्द उसमें भी आ गए। स्थानीय संस्कृतियों का भी विकास हुआ जिसकी वजह से क्षेत्रीय भाषाएं बढ़ी। अपभ्रंश, अपभ्रंश का ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप होता है, अपभ्रंश। तो ज़्यादातर लोग ना भाषाओं के बिगड़े हुए रूप का ही प्रयोग करते हैं जिसे अपभ्रंश कहा जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ, हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, इन सब का उदय होने शुरू हो गया। साहित्य और संस्कृति, हर एक क्षेत्र, पहले हर एक व्यक्ति अपनी किताब, अपने भाषा में किताबें नहीं लिखता था, सारी किताबें संस्कृत में लिखी जाती थी। लेकिन इस काल में क्या हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा। ऐसे में स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिला और नई नई भाषाओं ने मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में अपनी बैठ बिठा ली। इस प्रकार से समाज जटिल होता गया और लगातार समाज क्या हुआ, भाषाई परिवर्तन से जूझने लगा। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई कि जो भारत का मध्यकाल है इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कैसे हुआ। तो मध्यकाल में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का सबसे बड़ा कारण ये था कि संस्कृत साहित्य की गुणवत्ता में कमी आने लगी, बाहरी लोगों के आक्रमण होने लगे, बाहरी लोग अपने साथ नई संस्कृति लेकर आए, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला जिसकी वजह से लोगों के विचार एक दूसरे से मिलने शुरू हो गए। क्षेत्रीय जो लोग थे उनको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस होने लगा। नए नए धार्मिक आंदोलन आए जिसकी वजह से भी जो भाषाएं हैं नई नई सीखने को मिली। अब लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में यानी कि अपनी लोकल लैंग्वेज में किताबें लिखने शुरू कर दी, उन्होंने अपने साहित्य लिखने शुरू कर दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी भाषाएं इस दौरान उदय हुई। और एज वी नो, भारत एक विविधताओं भरा देश है, विभिन्न धर्म विभिन्न जाति के लोग यहाँ रहते हैं और जिस तरीके से हर जगह का पानी बदलता है वैसे यहाँ पर हर जगह भाषा बदलती है, लोगों की टोन बदलती है, बोलियाँ बदलती हैं। और मध्यकाल इसकी बहुत बड़ी विशेषता, मध्यकाल में भाषा की जो चेंजेस हैं ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। आशा है मैं चीज़ों को आपको समझाने में सफल रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।